हेलो दोस्तों, मैं शिवराज सिंह। आज अपन चलते हैं फदनपुरा। वहां पर शहीद छत्तू सिंह जी नरूका की याद में कवि सम्मेलन रखा गया है, जिसमें आपका भाई भी जा रहा है। तो आज ले चलता हूं आपको कवि सम्मेलन में, गांव फदनपुरा। और वहां पर जाकर अपन रूबरू होते हैं, काव्य पाठ करते हैं अपना वीरस की कविता आपके भाई की। तो वीडियो के साथ बने रहना और इस प्रोग्राम का आनंद लेना, जो कि शहीद छत्तू सिंह जी नरूका की याद में रखा गया है काव्य पाठ। चलो फिर चलते हैं गांव फदनपुरा में। तो चले फिर कवि सम्मेलन में फदनपुरा। अब आ चुके हैं हम गांव बोधेसर में। ये बकरियां सामने हमारा स्वागत करने के लिए और ये गांव आ गया है अब रोल साहब सर। और ये रोड जाती है दाड़ुंदा और दाड़ुंदा से फदनपुरा। तो कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं। आपका इंतज़ार बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। फिर आपको मैं दिखाता हूं कार्यक्रम वहाँ का कवि सम्मेलन, और सुनाता हूँ आपको मेरी कविता। तो दोस्तों, अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। हम पहुँच चुके हैं आखिरकार गांव फदनपुरा में, जहाँ पर ये कवि सम्मेलन है। प्रोग्राम अभी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि हम वक्त से पहले आ गए हैं। और ये हैं गांव फदनपुरा के सरपंच साहब फूलचंद जी चौहान, जो प्रोग्राम की रूपरेखा के बारे में बता रहे हैं। कुछ ही देर में शुरू होगा प्रोग्राम। हेलो। तो कार्यक्रम अभी कुछ पल में प्रारंभ होने वाला है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले अपन वीर शहीद छत्तू सिंह जी नरूका के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं और फिर कार्यक्रम शुरू करते हैं। उन्हीं की याद में ये कवि सम्मेलन रखा गया है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा धर्मवीर जी जानी, वानी सिंह बिक्का और मंदर पगेड़िया से कि वो हमारे वीरस के कवि हैं शिवराज सिंह जी से कि सर उनका स्वागत करें। और मैं आपसे आगे भी अनुरोध करता हूं कि आगे भी जब कार्यक्रम रखें तो आप हमारे बीच पहुंचें। और मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, जो कि कार्यक्रम का जो इंतजार है काव्य संध्या का, कुछ ही पल में प्रारंभ करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे शेखी सर से कवि आए हैं शिवराज सिंह जी। उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और वो अपने काव्य रचनाओं के माध्यम से आपको प्रेरित करेंगे। और जो आपने युवा साथी इस मंच के साइड में खड़े हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वो मंच के सामने बैठ करके इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाएं और कवियों का हौसलावर्धन करें तालियों के साथ। मंच के सामने जो खाली स्थान पड़ा है वहां बैठ करके हौसलावर्धन करें। हेलो। सबसे पहले मैं मां शारदा के चरणों में प्रणाम करता हूं और शहीद जवान छत्तू सिंह जी नरूका को मैं नमन करता हूं। और यहाँ पर पधारे हुए मेहमानगण, ग्रामवासी, मेरे युवा नौजवानों को मेरा नमस्कार। मैं शिवराज सिंह शेखी सर आपको अपना काव्य पाठ सुनाऊं उससे पहले मैं शहीद छत्तू सिंह नरूका के बारे में आपको थोड़ा सा एक जीवन परिचय के बारे में बता देता हूं कि उनका जन्म हुआ था, यानी कि आज ही के दिन 28 तारीख फरवरी का महीना था और 1938 और गांव था फदनपुरा। उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की थी 27 तारीख
फरवरी का महीना 1963। उस समय उनकी उम्र थी 25 वर्ष। ड्यूटी पर जब उनको 2 वर्ष 8 महीने और 8 दिन हो गए, तब युद्ध चल रहा था चीन के सामने भारत का। उसके दौरान 2 तारीख 9 महीना 1965 से 3 तारीख 11 महीना 1965 के बीच ये शहीद हो गए। ये इनका एक छोटा सा जीवन परिचय था जिससे मैंने आपको रूबरू कराया। अब मैं आपको अपने काव्य पाठ, अपनी कविता के माध्यम से आपसे रूबरू होता हूँ। होता यूं है कि साहब, हिंद का जवान वो दीपावली पर छुट्टी घर आना चाहता है, लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिलती। ऐसी जवानों को आपको पता है, इंडियन आर्मी में जो जवान है उनको छुट्टी नहीं मिलती। तो मैंने यहाँ पर दीपावली के त्योहार को साथ में रखा है। होता यूं है कि दिवाली के त्योहार पे उसको छुट्टी नहीं मिलती, तो अपनी माँ को एक खत लिखता है। उस खत में क्या लिखता है वो इस कविता के माध्यम से समझना आप। कि सुना है देश में दिवाली है माँ, कि सुना है देश में दिवाली है माँ, चारों ओर खुशहाली है माँ। मैं तो घर नहीं आ सकता माँ, क्योंकि देश की रखवाली मुझ पर है माँ, क्योंकि देश की रखवाली मुझ पर है माँ। धन्यवाद। अगली 4 पंक्तियां। कि मेरे आने का इंतजार नहीं सब्र करना माँ, कि मेरे आने का इंतजार नहीं सब्र करना माँ। कुछ नहीं होगा मुझे सर पे हाथ रखना माँ। दिवाली मनाता हूँ मैं भी यहाँ, कि दिवाली मनाता हूँ मैं भी यहाँ। पटाखों की जगह गोली बारूद यहाँ, और जलाने के लिए दुश्मन की छाती है माँ। मैं घर नहीं आ सकता माँ, क्योंकि देश की रखवाली मुझ पर है माँ, क्योंकि देश की रखवाली मुझ पर है माँ। रोएंगे ना आने पर जिगरी यार की माँ, कि रोएंगे ना आने पर मेरे जिगरी यार की माँ। पैगाम पहुंचाना उनको भी एक माँ। दुश्मनी हो गई उनके यार की आतंकवाद के नाम से, कि दुश्मनी हो गई है उनके यार की आतंकवाद के नाम से। आ जाओ तुम भी अगली भर्ती में ये खबर देना माँ, ज्वाइन कर लो इंडियन आर्मी, बस इतना कह देना माँ। लेकिन मैं घर नहीं आ सकता माँ, क्योंकि देश की रखवाली मुझ पर है माँ, क्योंकि देश की रखवाली मुझ पर है माँ। अब अगली 4 पंक्तियां वो अपनी धर्मपत्नी को समर्पित करते हुए इस कविता में लिखता है अपनी माँ को। कि मेरी मोहब्बत को कहना वह रोए ना, कि मेरी मोहब्बत को कहना वो रोए ना। मेरी तस्वीर को देखकर चिल्लाए ना। अगर आ गया घर में हालचाल पूछने तो लाखों घर हो जाएंगे बेहाल मेरी जान। मैं नहीं आ सकता समझाना उसे माँ, क्योंकि देश की रखवाली मुझ पर है माँ, क्योंकि देश की रखवाली मुझ पर है माँ। सुना अब की बार। अब अगली इन 4 पंक्तियों में कविता समझना आपकी। वो जवान कहता है कि हर जवान ज्यादातर होते हैं उनके पिता किसान होते हैं, और दिवाली का त्योहार है, तो दिवाली के आसपास हमारी फसलों की कटाई होती है। तो इन 4 पंक्तियों में वो अपने घर की स्थिति का बखान करते हुए अपनी माँ को लिखता है कि सुना अब की बार बारिश ना हुई माँ, दिवाली के त्योहार पर पैसों की कमी खिलाई माँ। कि सुना अब की बार बारिश ना हुई माँ, दिवाली के त्योहार पर पैसों की कमी खिलाई माँ। लक्ष्मी माता से कहना मेरा लाल सीमा पर खड़ा है, तेरी रक्षा के लिए वो दुश्मन से लड़ा है। कर दे मेहरबानी हम पर भी कुछ, तेरी खातिर वो बर्फ में सड़ा है। लेकिन मैं घर नहीं आ सकता माँ, क्योंकि देश की रखवाली मुझ पर है माँ। अब अगली 4 पंक्तियों में वो अपनी माँ को कहता है, समझाता अपनी माँ को। अगर बुझ जाए तेरा दिया कभी माँ, कि अगर बुझ जाए तेरा दिया कभी माँ, सौ आए तिरंगे में लिपट कर घर पे, तो रोने की बजाय इतना सोच लेना माँ, तेरे दिए के बुझने के कारण लाखों घरों में दिए जल गए। अब अगली 4 पंक्तियों में वो देश के नागरिकों से कहता है कि समझना इन पंक्तियों के माध्यम से कि तुम दिवाली मनाओ मोहब्बत से यारो, कि तुम दिवाली मनाओ मोहब्बत से यारो। हम जलते रहेंगे नफरत की आग में, तुम खुशियां बांटो अपनों के बीच, हम आग लगाते रहेंगे दुश्मन के बीच। अब आगे थोड़ी सी और है मेरी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। कि जब जवान बदकिस्मती से वो शहीद हो जाता है, और होता ही है कि साहब शहीद होने के बाद लोग यमराज के पास जाते हैं, तो यमराज से उसका वार्तालाप होता है उस जवान का। यमदूत आते हैं और यमराज के पास लेकर जाते हैं। यमराज बैठा था अपनी वो हिसाब किताब की डायरी लेकर कि किसने कितने पाप किए कितने पुण्य किए। तो जवान पहुंचा उसके पास, और पहुंचते ही कहता है हिंद का जवान यमराज से कि ओ यमराज,
तेरा ये हिसाब किताब बाद में करना, और तेरी इस हिसाब की डायरी में कुछ आतंकवादियों की जान और लिख दे। और अब बता, तेरी यमलोक में उन आतंकवादियों का ठिकाना किधर है? यमराज क्रोधित होकर हिंद के जवान से कहता है कि तुझे मेरा बिल्कुल भी खौफ नहीं है। हिंद का जवान मुस्कुरा के कहता है कि खौफ किस बात का, हिसाब पीछे दिख नहीं रहा, तिरंगे के कफन में लिपट कर आया हूँ, अगर सटक गई ना तो तेरी यमलोक में भी तिरंगा फहरा दूंगा। बात सुनकर जवान की यमराज भी पिघल गया, कि बात सुनकर जवान की यमराज भी पिघल गया। कहे हिंद के जवान से, जा बेटा वो तेरा लक्ष्य रहा, ले जा मेरी फौज भी मिटा दे नामो निशान इनका, पीठ पीछे वार करके भारत माँ को ललकारा है, तो छाती पर वार करके औकात दिखा दे दरिंदों को। देखो हौसला जवान का यमराज ने फिर से धरती पर भेजने का निर्णय किया, कि जवान का देख हौसला, यमराज ने फिर से धरती पर भेजने का निर्णय किया। लेकिन उदास होकर जवान ने उन नेताओं की ओर इशारा किया, छोटी सी गलती हो गई तो सारा इल्जाम हम पर लगा देते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कामों का ये हमसे सबूत मांगते हैं। जब जब हिंदुस्तान पर आए संकट के बादल, कि जब जब हिंदुस्तान पर आए संकट के बादल, जान की भी परवाह नहीं की हमने। एक दिन तो विजय दिवस मनाते हैं, दूसरे दिन फिर से गुमनाम हो जाते हैं। मैं फतेहपुरा वासियों का धन्यवाद देना चाहूंगा, मुझे बुलाया आपने और सेवा का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये आपके भाई की एक छोटी सी कविता थी। आपको पूरा प्रोग्राम नहीं दिखा सका, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाता। अब इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।